फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1 दोस्तों, पैसा कमाना और उसे बचाना एक कला है। अक्सर हमने देखा है पैसे को लेकर लोगों के अंदर गलत अवधारणा रहती है। जब उनके पास ज्यादा पैसा रहता है तो पैसे के प्रति उनके खराब बिहेवियर के कारण वह उसे गवा देते हैं। जैसे कि अमीर होने का शो अप करना, फालतू में गैर जिम्मेदाराना तरीके से पैसा खर्च करना, और इसका नतीजा ये निकलता है कि एक दिन ऐसे लोग बैंक करप्ट हो जाते हैं, यानी कंगाल हो जाते हैं। इसका मुख्य रीजन ये है कि ऐसे लोग पैसे की वैल्यू को नहीं समझते और वह अपने पैसे को खो देते हैं। वैसे तो अमीर बनने के अनेक रास्ते हैं, लेकिन अपनी अमीरी को बरकरार रखने के लिए एक ही उपाय है कि हमें पैसे की वैल्यू को समझना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस द साइकोलॉजी ऑफ मनी ऑडियो बुक समरी को समझते हैं, जिसे मॉर्गन हॉसल ने लिखा है। मॉर्गन हॉसल एक बेहतरीन लेखक के साथ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर भी हैं। यह बुक हमें केवल साइकोलॉजी ऑफ मनी को नहीं बताती, बल्कि ये हमें और भी कई लेसन सिखाती है, जैसे कि पैसा कैसे जोड़ना है, अमीर बनने के लिए माइंडसेट क्या होना चाहिए। चैप्टर 2, चलिए इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। ऑथर मॉर्गन हॉसल अपने बुक में लिखते हैं, जब मैं एक होटल में काम किया करता था तो उन दिनों हमारे होटल में एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव आया करता था, जिसने अपने यंग एज में ही बहुत सारा पैसा और कंपनियां बना रखी थी, लेकिन वह पैसों की कदर नहीं करता। पैसे के प्रति उसका व्यवहार बहुत ही स्टूपिड था। वह हर समय अपने पास नोटों की बंडल लेकर घूमता और शराब के नशे में हमेशा धूत रहता और अपने अमीर होने का दिखावा करता। ऑथर मॉर्गन हॉसल आगे कहते हैं कि एक दिन उस इंसान ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल वह इंसान अपने दोस्तों को एक नोटों की गड्डी देकर कहता है कि इसे सोने के सिक्के में कन्वर्ट करके ला। उसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस सोने के सिक्के को समुद्र में फेंकते हैं और गेम खेलते हैं कि कौन गोल्ड कॉइन कितना दूर फेंक पाता है। पैसों के साथ उसका यह व्यवहार उसे जल्दी बैंक करप्ट बना देता है। ऑथर मॉर्गन हॉसल अपने बुक में एक दूसरी कहानी भी बताते हैं। अमेरिका गांव का एक साधारण व्यक्ति जिसका नाम रोनाल्ड जेम्स था, जिसने 25 वर्षों तक गैस स्टेशन पे कारों की मरम्मत की, 17 वर्ष तक फर्श पर झाड़ू लगाया। लेकिन जब उस व्यक्ति की मौत 92 ईयर्स बाद हुई तो उसके चर्चे देश विदेश न्यूज चैनल और अखबारों में होने लगे, क्योंकि मरते समय उस साधारण सफाई कर्मी के पास 58 करोड़ की संपत्ति थी, जिसमें 43 करोड़ रुपए उसने चैरिटी में दान कर दिया था। बाकी के 15 करोड़ रुपए अपने सौतेले बच्चों के लिए छोड़ गया। आखिर उसके पास इतना पैसा आया कहां से? इसके बारे में पता किया गया तो पता चला कि वो ब्लू चिप फंड में पैसे लगाया करता था और कंपाउंडिंग के पावर से उसका छोटा सा इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा नेटवर्थ बन गया। अब ऑथर मॉर्गन हॉसल उस टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और एक साधारण से सफाई कर्मी के पैसे के प्रति बिहेवियर को कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि पैसे को अर्न करना या उसे सेव करने के लिए किसी टेक्नोलॉजी नॉलेज की जरूरत नहीं है, बल्कि यह इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पैसे को कैसे खर्च करते हैं। पैसे के प्रति आपका रवैया क्या है? पैसा कमाना एक स्किल है जिसे कोई भी इंसान सीखकर फाइनेंशियल सक्सेस पा सकता है। जहां एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव वेल एजुकेटेड होने के बावजूद बैंक करप्ट हो गया, वही एक सफाई कर्मी जो बिना पढ़े लिखे होने के बावजूद पैसे के प्रति बिहेवियर को अच्छा रखता है, ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करता है और एक दिन करोड़पति बन जाता है। चैप्टर नंबर 3, ऑथर अपने नेक्स्ट लेसन में कहते हैं, बहुत से लोग अपने पैसे के साथ मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं। हालांकि वे लोग मूर्ख नहीं हैं। असल में आज की पीढ़ियां फिल्म देखने, लॉटरी का टिकट खरीदने और गेम खेलने के पीछे अपने पैसों को ज्यादा हिस्सा खर्च कर देते हैं। यह काम ज्यादातर वही लोग करते हैं जो गरीब होते हैं, जो इमरजेंसी में 20 या 25 हजार रुपए में अरेंज नहीं कर सकते। क्या ऐसे लोगों का लॉटरी टिकट खरीदने का कोई सेंस बनता है? ऐसे लोगों को उन पैसों को इमरजेंसी नीड के लिए बचा कर रखना चाहिए, जो कि वह लोग नहीं करते। उन लोगों का कहना है कि पैसा सेविंग करना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जितना कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा रुपए खर्च हो जाते हैं। हमारे पास सेविंग की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ऐसे में बड़ी गाड़ियां और बड़े घरों के बारे में सोचना, बड़े स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन कराना, ये सब हमारे पहुंच से बाहर है। इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए हम लॉटरी टिकट को खरीदते हैं। आपको ये बात मूर्खतापूर्ण लगेगी, क्योंकि जिस चीज को कोई पाना चाहता है वही चीज आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन आप उसकी कदर
नहीं करते, जो कि दूसरे व्यक्ति के लिए सपना है। ऑथर मॉर्गन हॉसल इस कहानी के जरिए लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि चाहे वह व्यक्ति गरीब हो या मिडिल क्लास से बिलोंग करता हो या बहुत अमीर हो, वह अपने फाइनेंशियल रिलेटेड फैसले एक्सेल शीट का एनालिसिस करके नहीं लेता, बल्कि वह अपने फैसले परिस्थितियों और भावनाओं से प्रभावित होकर लेता है। ऐसा हो सकता है जो फैसले मैं लूं वह आपको मूर्खतापूर्ण लगे, या ये भी हो सकता है जो फैसले आप ले वह मुझे मूर्खतापूर्ण लगे, लेकिन हमारी फाइनेंशियल सक्सेस या ग्रोथ इस बात पे डिपेंड करती है कि हम परिस्थितियों और भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखते हुए अपने पैसे को किस तरह से मैनेज या सदुपयोग करते हैं। चैप्टर नंबर 4, भाग्य और जोखिम के बारे में ऑथर मॉर्गन हॉसल का कहना है कि भाग्य और जोखिम भाई भाई हैं। ये दोनों वास्तविकता के प्रमाण है। जीवन में हर नतीजा व्यक्तिगत प्रयासों और भाग्य पर निर्भर करता है, जिससे जोखिम भी जुड़ा होता है। इसे हम कहानी के माध्यम से समझते हैं, जिसका वर्णन मॉर्गन हॉसल ने अपनी बुक में किया है। वह लिखते हैं कि 1968 में जब बिल गेट्स एक स्कूल में पढ़ने जाते थे, उस समय पूरे वर्ल्ड में 30 करोड़ उनके जैसे स्टूडेंट हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। लक्साइड स्कूल फाइनेंशियल मजबूत थी, उसके पास बच्चों को सिखाने के लिए कंप्यूटर भी था। बिल गेट्स उस दौरे के लकी स्टूडेंट थे जिन्हें कंप्यूटर सीखने का मौका मिला। ऑन रिकॉर्ड बिल गेट्स ने एक इवेंट में यह बात कही थी, अगर लेक्साइड स्कूल नहीं होता तो शायद मेरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होती। इस प्रकार से बिल गेट्स के सक्सेस होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन उसी में से लक एक था। बिल गेट्स अपने स्कूली दोस्त केंट इवेंट के बारे में कहते हैं, अगर केंट ने मेरे साथ ही स्कूल छोड़ दिया होता तो आज वह मेरे कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर होता, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और माउंटेन क्लाइंबिंग के दौरान उनकी मौत हो गई। उन्होंने उस जोखिम का सामना किया जो लाखों में से कोई एक व्यक्ति करता है, क्योंकि माउंटेन क्लाइंबिंग करने लाखों लोग जाते हैं, लेकिन उसमें से मरता कोई एक ही है। इस प्रकार से लेखक मॉर्गन हॉसल भाग्य और जोखिम को समझाते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि बिल गेट्स के सफलता के पीछे उनके भाग्य का हाथ है। हालांकि सफलता मिलने के पीछे भाग्य के अलावा और भी कई फैक्टर होते हैं, जैसे कि एफर्ट, हार्ड वर्किंग, डिसीजन, सही मार्गदर्शन पे काम करना इत्यादि इत्यादि। चैप्टर नंबर 5, साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में समझाने के लिए लेखक कोलकाता में जन्मे रजत गुप्ता का उदाहरण देते हैं और बताते हैं कि रजत अनाथ होने के बावजूद 40 साल की उम्र में एक कंपनी के सीईओ बने थे। उनके पास 2008 के दौरान कुल $100 मिलियन थे, जिसे वह चाहते तो बैंक में रखकर इंटरेस्ट इनकम के जरिए बिना कुछ किए बैठे ही 2 घंटे में 10 लाख रुपए कमा सकते थे। लेकिन वह इतने पैसे से संतुष्ट नहीं थे, वह करोड़पति से अरबपति बनना चाहते थे। वह उस वक्त गोल्डमैन सच इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी के डायरेक्टर थे। उनके पास इतना पैसा रहने के बावजूद वह लालच में आ गए और ऐसा काम कर दिए जिससे वर्षों का बना बनाया रेपुटेशन मिट्टी में मिल गई। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।